हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो आपका अपने चैनल A1GS सेंटर में हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार इंडियन मैप का क्लास एक सप्ताह में 3 क्लास आपको मिल रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, तो उस सीरीज को हम शुरू करते हुए आज हम बिहार को देख रहे हैं और इस क्लास में बिहार से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है सबको कवर किया जाएगा। इसलिए ये क्लास थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको धैर्य बनाए रखना है और पूरा क्लास को देखना है, समझे, क्योंकि वन शॉट में सब कुछ हम खत्म कर देने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए 2 लाइन ले लेते हैं कि मैं वो कश्ती हूं जिसका कोई किनारा ना हुआ। ठीक है, मैं वो कश्ती हूं जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम सबके हुए लेकिन कोई हमारा ना हुआ। इसलिए आपका कोई अपना नहीं हो सकता है सिवाय किताब के, समझे। जब तक आप जिंदा रहिएगा ये आपके साथ रहेगा, समझे। इसको आपके व्यवहार से फर्क नहीं पड़ता है, बस आप इसको कितना चाहते हैं इसी से फर्क पड़ता है। आप इसको जितना चाहिएगा ये आपको उससे दुगुना चाहेगा। बाकी लोग का क्या है, लोग तो आज आपको मतलब है तो चाह रहा है, कल मतलब खत्म। बस आप कौन, हम कौन। ठीक है, तो क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आप ये देख रहे हैं इंडिया का मैप। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है बिहार। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बिहार दिख रहा है। तो पहला चीज कि अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बिहार भारत के किस दिशा में है, तो देखिए आपको पता है मैप में ऊपर नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है। ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद में आपको ये भी पता है कि मैप में जो नीचे होता है ये साउथ होता है यानी दक्षिण होता है। इधर ईस्ट यानी कि पूरब और इधर वेस्ट यानी क्या होता है, पश्चिम। ठीक है, तो यानी कि उत्तर और पूरब के बीच में दिख रहा है ना। तो पूछा जाए कि बिहार कहाँ है भारत में, ठीक है, तो आप कहिएगा उत्तर और पूरब के बीच में बिहार है। ठीक है, तो पहला इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बिहार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अब देखिए बिहार के बारे में हम बताते हैं। तो देखिए एक्चुअली में शुरुआत में बिहार नाम का कोई राज्य था ही नहीं। ठीक है, क्या हुआ कि पहले जो बिहार था ये बंगाल के अंतर्गत आता था, क्योंकि शुरुआत में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज जब शासन करता था ना, ठीक है, तो उस समय में क्या था कि बंगाल का जो कोलकाता आप देखते हैं ना, कलकत्ता, ठीक है, तो उस समय कलकत्ता था, तो उसी कलकत्ता को वो राजधानी बना के रखा था। ठीक है, अब क्या था कि पूरा जैसे बंगाल वाला एरिया बिहार वाला एरिया पूरा तो बंगाली आता था, तो जो भी ऊंचा पद या जो भी मतलब प्रेफरेंस होता था उस सब मिल जाता था बंगाली को, अब बिहारी को कुछ हो नहीं। ठीक है, तो बिहार के ही एक नेता थे, उनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। कथी नाम था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो वो कहे नहीं नहीं हमको बिहार मतलब एक अलग राज्य चाहिए। ठीक है, वो मांग तेज करने लगे। ऐसे भी आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो उसके लिए लोग मतलब विरोध किया था कि नहीं नहीं होना चाहिए बंगाल विभाजन। इस चीज को आप याद रखिएगा, जब पूछेंगे कि भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब गया, तो आपको याद रखना है, अगर डेट भी हम बताएं तो दिसंबर, ऐसे याद रखिए, दिसंबर 1911 में कहा गया कि कलकत्ता से भारत का राजधानी कहाँ चल जाएगा, दिल्ली। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम पूछेंगे कलकत्ता से भारत का राजधानी दिल्ली कब गया, तो दिसंबर 1911 में। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, 1912 से मतलब कि वहां पे राजधानी एक्चुअली में शुरू हो गया। तो 22 मार्च 1912 को लगातार ही लोग कह रहा था बिहारी को कोनो मतलब कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, हर चीज में बिहारी को छोड़ दिया जा रहा है, सब बंगाली को मिल रहा है, तो इसलिए अलग राज्य चाहिए। तो बंगाल से बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ, अलग होकर के। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आप इस चीज को नोट करिएगा कि हम पूछेंगे कि बिहार का स्थापना, बिहार का स्थापना, स्थापना, ठीक है, तो आप कहिएगा किससे अलग होके हुआ था, बंगाल से। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 मार्च 1912 ईस्वी, एकदम ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा बिहार दिवस, तब 22 मार्च को कौन सा दिवस, बिहार दिवस मनाया जाता है। ऐसे लिख लीजिएगा, 22 मार्च को कौन सा दिवस, बिहार दिवस। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब क्या होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है,
बात है 1936 का। 1 अप्रैल 1936 को बिहार का फेर अब बंटवारा होता है, ठीक है। और बिहार से निकल करके एक नया राज्य बनता है, उसका नाम होता है उड़ीसा। क्या नाम होता है? उड़ीसा। तो पूछेंगे कि पहला बार बिहार बटाया तो एक नया राज्य बना, उसका नाम क्या था? उड़ीसा, ठीक है। कब? 1936 में, 1 अप्रैल 1936, ठीक है। के बाद में आगे सुनिए, आगे अगर हम आपसे पूछें कि फिर बिहार का बंटवारा होता है, समझे? पहला जो बिहार का बंटवारा हुआ था उड़ीसा राज्य बना, और उसके बाद फिर बंटवारा हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और बिहार से एक नया राज्य बना जो बना झारखंड। समझे ना? तो बिहार का बंटवारा कै बार? 2 बार। अब बिहार खुद कवना से बटा के अलगे होके आया? एगो बिहार बना बंगाल से, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो पहली बार बिहार का बंटवारा, तो ध्यान रखिएगा, पहली बार बिहार का, या ऐसे लिखिएगा, पहली बार बिहार से अलग होकर, बिहार से अलग होकर, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। फिर लिखिएगा पुनः बिहार का बंटवारा, पुनः, हाँ अगला, पुनः बिहार का बंटवारा, पुनः बिहार का बंटवारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 2000 ईस्वी को हुआ था, इसके फलस्वरूप, ठीक है, झारखंड राज्य का गठन हुआ। कौन राज्य का? झारखंड राज्य का गठन, ठीक है। पूछा जाएगा बिहार का कितना एरिया जब झारखंड का गठन हुआ तो चल गया, तो याद रखिएगा 45% लगभग, ठीक है। 45% लगभग में लिख लीजिएगा कि जैसे 100% बिहार का एरिया है ना, तो 45% चल गया झारखंड में, तो बिहार में एक्चुअली में कितना बचा? लगभग 55% के आसपास, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसको आशा कर रहे हैं कि आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम अब अगले स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है, समझे? तो आगे आइए, नहीं तो फिर क्लास ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना, थोड़ा आप लोग फास्ट कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अगले स्लाइड पे आइए। यहाँ आप देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो नक्शा है किस राज्य का है? बिहार का, ठीक है। आपको ये देखना है, आप जो ये बिहार दिख रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए हम फास्ट एज छोटा छोटा पॉइंट में, बुलेट पॉइंट में हम नोट करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान रखिए, हम पूछेंगे कि बिहार जो है ना, तो बिहार का जनसंख्या के आधार पे भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है। पहले ही जान लीजिए बिहार का स्थान। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये लिख सकते हैं जनसंख्या। क्या लिख सकते हैं? जनसंख्या। आप जान रहे हैं बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में। अब देखिए जनसंख्या के आधार पे, मतलब टोटल बिहार के बारे में इतना ध्यान रखिए कि जनसंख्या के आधार पे का पूरे भारत में कितना स्थान है? 3rd स्थान। कितना है? हाँ 3rd, यानी तीसरा स्थान है, ठीक है। उसके बाद में इसका जनसंख्या टोटल है कितना कि नहीं? टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी में टोटल जनसंख्या, तो ध्यान रखिएगा कितना है? 10,40,99,452, ठीक है। ध्यान रखिए 2011 के अनुसार है, ठीक है। उसके बाद में हम आपसे पूछें, ठीक है, देखिए जनसंख्या का बात हो रहा है तो यहीं पे सब क्लियर कर लेना है। बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ना बिहार में, वो है कौना जिला में?
पटना में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिहार में टॉप पर, ऐसे लिखिए, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। और फिर ऐसा ही बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला, कैसा, न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या वाला क्या जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, पटना, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है आपका शेखपुरा। कौन है, शेखपुरा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या तो आप देख लिए, उसके बाद में पूछेंगे कि देखिए थर्ड है ना, ये जनसंख्या, टोटल भारत के जनसंख्या कितना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, बिहार का जनसंख्या, बिहार का जनसंख्या भारत के जनसंख्या का, बिहार का जनसंख्या जो है ना, भारत के जनसंख्या का, भारत के जनसंख्या का कितना परसेंट है, याद रखिएगा आप, 8.6%। कितना परसेंट है, 8.6%। तो जनसंख्या वाला जितना दुख दर्द जो है, ठीक है, यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करिएगा कि नीचे दे दीजिएगा क्षेत्रफल, लिख दीजिएगा क्षेत्रफल, ऐसे कोठा बंद कर दीजिएगा और फिर आप नीचे लिखना शुरू करिएगा, क्षेत्रफल लिख दीजिए। कलर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। क्षेत्रफल में तो आपको क्या लिखना है कि क्षेत्रफल के आधार पे बिहार का स्थान कितना है, 12th है, ठीक है। और पूछेंगे कि टोटल भारत का, ऐसे आप नीचे अपना से लिख लीजिएगा, बिहार का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का, यहाँ ये लिखने के बाद 12th स्थान है, उसके बाद लिखने के बाद नीचे लिखिएगा बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86%, यानी 2.86% है, ठीक है। तो बिहार के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ध्यान रखिएगा 2.86% है, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाए आपसे, ठीक है, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल जो है, लिखिएगा बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, वर्ग की, तो पूछा जाए बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किमी, यानी वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, समझे। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आपसे क्या पूछा जाएगा कि सर्वाधिक, बिहार का ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देखे है ना, तो बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है। आगे आपको क्या लिखना है, बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी पूछेंगे बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो लिखना है वेस्ट चंपारण। कौन सा जिला, पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला, पश्चिमी चंपारण। तो लिखिए बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण। और बस क्या करना है, जब लिखिए ना बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो पूरा नहीं लिखिएगा, फिर हेलखा जैसे हम दिए हैं वैसे दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जब जिला पूछेंगे तो हई है शिवगढ़। कौन जिला है, शिवगढ़। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जब जिला पूछेंगे तो कथी कह देना है, शिवगढ़ है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे आपसे पूछा जाएगा बिहार का लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात, ठीक है, समझे। तो क्या बोल रहे हैं, मतलब कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का भारत में 12वां स्थान है। अब देखिए, तो इसको मिटा दे, बोलिए। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको इस चीज को ध्यान देना है थोड़ा। देखिए, हम अगर पूछेंगे कि बिहार का लिंगानुपात, क्या पूछेंगे, बिहार का लिंगानुपात, तो आप ध्यान रखिएगा बिहार का जो लिंगानुपात है ये है 918, ठीक है। तो या लिख लीजिए बिहार का लिंगानुपात 918, लिखिए बिहार का लिंगानुपात कितना, बिहार का लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है, 918, ठीक है। औसतन कितना है, 918 है, ठीक है। अब पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, बिहार में कथी, सर्वाधिक लिंगानुपात,
सीधा लिख लीजिए सर्वाधिक लिंगानुपात। आपको भी पता है कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं, बिहार के बारे में, तो सीधा लिखिए सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ये है आपका गोपालगंज का। क्या है, गोपालगंज। ठीक है, पूछा जाए कितना, तो 1021 याद रखिएगा। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात, कम लिंगानुपात, ठीक है, तो न्यूनतम लिंगानुपात आप याद रखिएगा मुंगेर का है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, मुंगेर का है। इसका मतलब 869 के आसपास में है। इस चीज को आप थोड़ा आइडिया बेस पे ध्यान रखिएगा, समझे। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये लिंगानुपात लिख लिया। ठीक है, बिहार का बाल लिंगानुपात इसके नीचे लिखिएगा, बिहार का बाल लिंगानुपात 935 है। कितना है, 935 है। अब देखिए लिंगानुपात किस पे निकाला जाता है, तो लिंगानुपात निकाला जाता है ना कि बिहार में प्रति 1000, ठीक है, 1000 मतलब कि कह सकते हैं कि पुरुष पर कितना महिला है। ठीक है, समझ रहे हैं, 1000 पुरुष पे कितना महिला है। तो ज्यादा महिला अवेलेबल कहाँ है बिहार में, गोपालगंज में। यहाँ शादी बुदी का ज्यादा समस्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा समस्या होगा ना मुंगेर में। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बिहार का बाल लिंगानुपात 935। तो यहाँ पर पूछे बिहार का क्या बाल लिंगानुपात, लिंगानुपात ध्यान रखिएगा 935। ठीक है, बाल लिंगानुपात में अगर पूछे सर्वाधिक, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, देखिए आपको कहीं बिहार से रिलेटेड कुछ एग्जाम देना हो, हम ऐसा क्लास ले रहे हैं आपका कि कुछ नहीं छूटने वाला है। कोई भी बिहार स्पेशल आप एग्जाम दे रहे हो बिहार से रिलेटेड, आराम से आपका इसको पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, लिंगानुपात। ठीक है, अब अगला में क्या करिएगा कि सर्वाधिक के जगह खाली न्यूनतम दे दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे ऐसे दे दीजिएगा। ठीक है, मतलब वही है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात अगर पूछे तो लिखना है आपको किशनगंज। कौन सा, किशनगंज। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात आपको अगर पूछा जाए तो याद रखना है वैशाली। क्या, वैशाली। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात है किशनगंज, न्यूनतम लिंगानुपात क्या है, वैशाली। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिंगानुपात का यहाँ पे पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि अगला जो पॉइंट है वो आपको दे देना है जनसंख्या घनत्व। क्या देना है, जनसंख्या घनत्व। तो अगला पॉइंट दे दीजिए, क्या इसे मिटा दें, बोलिए। अगला आप पॉइंट दे दीजिएगा जनसंख्या घनत्व, क्योंकि हम चाह रहे हैं पूरा, मतलब अगर क्लास डूब भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज कवर हो जाए। चलिए लिख लीजिए जनसंख्या ठीक है, तो आपको पहला चीज लिखना है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर, नहीं, बिहार का, नहीं, राज्यों, बिहार का देश में, बिहार का देश में राज्यों में प्रथम स्थान है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का देश में राज्यों में प्रथम स्थान है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का देश में राज्यों में प्रथम स्थान, या बिहार का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का देश में राज्यों में प्रथम स्थान, लिख लिए। ठीक है, और वहां पे क्या करिए कि जब लिखिए ना तो बिहार का जनसंख्या घनत्व अगर हम पूछेंगे तो आप ध्यान रखिए कितना, 1106। ठीक है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर लिख लीजिएगा। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर बिहार का पूछिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, घनत्व वाला जिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी पूछे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो आपको ये चीज याद रहना चाहिए
कि शिवगढ़, कौन? शिवगढ़, ठीक है, कितना? 1880। के बाद पूछा जाएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा कैमूर। कौन सा? कैमूर। अब पूछा जाए तो 400, आप याद रखिएगा 88, ठीक है। डाटा मतलब कि अप्रॉक्स में है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो बताइए, जब भी पूछेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवगढ़, ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर, ठीक है। तो इस चीज को आप क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि ये आप बेसिक फैक्ट लिख रहे हैं, एकदम याद रखना है, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है, समझे? नहीं, 488, ठीक है। तो एग्जाम में 488 है, तो एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, एक ठो पेन्ने उन्हें घुमाने वाला बात नहीं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, तो आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि बिहार में परमंडल का संख्या, आप देखिए, आप संख्या सीधा ध्यान रखिए, परमंडल, परमंडल पूछा जाए तो कितना है? 9 गो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाए बिहार में जिला कितना है? हाँ, तो जिला याद रखिएगा 38 गो। पूछा जाए कि लोकसभा का सीट कितना है? 40 गो। राज्यसभा का 6 गो। विधानसभा का 143। और बिहार में विधानों परिषद है, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद का 75 गो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 40, 6, 243 और 75, ठीक है। पूरा मतलब एकदम डाटा एडजेक्ट आपको याद होना चाहिए, समझे? यहाँ पे इसको मतलब कि करते चलिए फास्ट, ठीक है। तो ये सब चीज को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम फैक्ट एक जगह नोट करवा देते हैं ताकि आपको मतलब पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। तो लिखिएगा बिहार का सीमा एक देश, कोष्ठ में लिख दीजिएगा नेपाल। बिहार का सीमा एक देश, कोष्ठ में नेपाल, एवं 3 राज्य, ठीक है। बिहार का सीमा एक देश, कोष्ठ में नेपाल लिख देना है, एवं 3 राज्य। और राज्य में आपको क्या क्या लिखना है? तो राज्य में लिखना है आपको उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बिहार का सीमा कितना देश से, तो ध्यान रखिएगा, हाँ, एक देश। बिहार की सीमा का बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम देश में पूछे तो कै गो देश? एक गो देश, ठीक है, और उसका नाम क्या दिया है? नेपाल, ठीक है। उसके बाद में हम राज्य में पूछे तो कितना राज्य? 3 गो राज्य। और यहाँ पे कौन कौन है? तो यूपी है, झारखंड है, और उसके बाद में वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहेगा ना, ठीक है। तो इतना चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसमें भी अगर पूछे, देखिए इसमें भी तो आपको ध्यान ये रखना होता है, जब क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में जाके पूछता है तो पूछता है कि नेपाल का सीमा कितना राज्य से लग रहा है। हम सब आपको बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन अभी डाटा नोट करवा देते हैं। यूपी का सीमा कितना राज्य से, झारखंड का कितना, और पश्चिम बंगाल का कितना, ठीक है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यूपी का सीमा, देखिए ऐसे लिखिएगा, यूपी का सीमा, यूपी का सीमा बिहार के 8 राज्य से, ठीक है। या ऐसे लिखिएगा, यूपी, सुनिए ऐसे लिखिए, यूपी एवं झारखंड की सीमा बिहार के 8 राज्य से, यूपी एवं झारखंड की सीमा बिहार के 8, कोमा देकर के फिर 8, ठीक है, 8 एवं 8 ऐसे लिख सकते हैं। यूपी एवं झारखंड की सीमा बिहार के 8 एवं 8, मतलब यूपीओ का 8 राज्य, 8 जिला से, सॉरी, ठीक है, निकल गया, हाँ। यूपी एवं झारखंड की सीमा, ठीक है, बिहार के 8 एवं 8 जिले से लगती है, मतलब इसका भी 8 को जिला से, उसका भी 8 को जिला से, 8 एवं 8, ठीक है। हाँ, जिले से, जिला से लगता है, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद में आपको लिख लेना है नेपाल का सीमा बिहार के
नेपाल का सीमा बिहार के 7 जिला से, नेपाल का सीमा बिहार के 7 जिला से लगता है। नेपाल का सीमा बिहार के 7 जिला से लगता है, ठीक है, 7 जिला से लगता है। जब लिखे ना 7 जिला से लगता है, वहीं पर क्या करिए कि कोष्ट में लिख दीजिएगा 729, ठीक है, 729 आप लिख दीजिएगा। और इसको आप क्या करिएगा कि इसको आप लिख दीजिएगा किस चीज में, तो आप लिख दीजिएगा क्या बोलते हैं, मीटर में लिख दीजिएगा, समझे, 729 मीटर में, 445, 483, 729 मीटर तो नहीं होगा, मीटर में लिख दीजिएगा, फिर हम देख लेंगे मीटर किलोमीटर, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। तो बताइए इसमें कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आप और इस चीज को लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल का सीमा बिहार के 3 जिला से लगता है, ठीक है, वहां पे भी जिला लिखे हैं ना नेपाल वाला में। पश्चिम बंगाल का सीमा बिहार के 3 जिला से लगता है, ठीक है। तो इतना चीज को आप क्या करिए कि 3 जिला से, 3 जिला से लगता है, 3 जिला से लगता है। अब आइए, अब ध्यान दीजिए, देखिए मैप को अब एकदम ध्यान दीजिएगा मैप पे, ठीक है। उत्तर में है नेपाल, बिहार के उत्तर में कथी है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, ठीक है, और पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल। और पूछा जाए कि पश्चिम में क्या है, तो कहना है आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है। हाँ, तो जब भी हम कहेंगे कि बिहार का नक्शा आप हमको सुनाइए, तो आप जानते हैं कथी कहिएगा, आप कहिएगा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, और पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, जिसको हाल ही में अगर कॉपी पे भी बनाना है, तो देखो क्या करना, बिहार का जैसे नक्शा बनाना है ना, तो ऐसे हे लख ले जाना, एकरा के हे लखा यहाँ निकाल देना, और ऐसे ऐसे करके ऐसे ले जाना, एकरा के ऐसे ऐसे ले जाके ऐसे ऐसे करके मिला देना, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। हेने कर से एने एने आने ले जाके एकरा के यहाँ लाके ऐसे मिला देना, समझ रहा है बात। और उत्तर में लिख देना कथी, यहाँ लिख देना बिहार, बीच में लिख देना कथी बिहार, उत्तर में कथी नेपाल, दक्षिण में कथी झारखंड, ओकरा बाद में पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, बस हो गया, खेल खत्म। ऐसे नक्शा बनाने भी का भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आप जितना लिखे हैं ना, तो बताइए, यह चीज माना हम आपको लिखवाए हैं कि ये बताइए बिहार का सीमा कई गो देश से लग रहा है, कई गो देश से, एगो देश मात्र, नेपाल ना देश है इसमें, तो कई गो देश से लग रहा है, एगो देश से। कई गो राज्य से लग रहा है, 3 गो राज्य से, तो लिखवाए हैं पीछे, ठीक है। अब देखिए हम आपको लिखवाए कि नेपाल का सीमा 7 गो जिला से लगता है, लिखवाए है ना। तो देखिए सबसे फर्स्ट में जो जिला है यह है पश्चिमी चंपारण, कौन जिला है, है आपका पूर्वी चंपारण, जहां आप हैं यह है आपका कौन, पूर्वी चंपारण, ठीक है। तो पहला है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद कौन है ये, पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद में देखिए उसके बाद है शिवगढ़, नहीं रह जाता, इसका सीमा नहीं लगता है। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ऊपरे ऊपरे देखिए कौन कौन जिला है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। तो पूछा जाए अगर आपसे कि बताइए कौना जिला का सीमा नेपालों से यूपीओ से लगता है, तो कौना के, पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण है, कथी है, वेस्ट चंपारण यानी पश्चिम चंपारण का। तो किसका सीमा एक देश से भी लग रहा है और एक राज्य से भी लग रहा है, पश्चिमी चंपारण का, और इसका भी एक देश से लग रहा है और एक राज्य से लग रहा है, किशनगंज का भी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है सबसे उत्तर में कौन जिला है, सबसे उत्तर में कौन है, पश्चिमी चंपारण पूछा रहा है। अगर एक हम देखें तो सबसे ऊपर ये ना है, सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। फिर पूछा जाएगा कि बताइए सबसे दक्षिण में कौन है, तो सबसे दक्षिण में कौन जिला दिख रहा है, भाई कौन जिला है भाई, गया, बिहार का जिला ना पूछ रहे हैं, तो राज्य ना हो गया उन्हें, ठीक है। पूछा जाए सबसे पूरब में कौन जिला है, तो देखिए सबसे पूरब में जिला ये ना पड़ेगा भाई, तो सबसे पूरब में कौन जिला, किशनगंज। और सबसे पश्चिम में पूछा जाए कि नहीं, कि सबसे पश्चिम में कौन जिला पड़ता है, ठीक है।
तो एक्चुअली में इस मैप में थोड़ा ऐसे करके दिखाया गया है, एक्चुअली में आ जाता है ऐसे है, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में मतलब कि कैमूर पाया जाता है। कौन पाया जाता है? कैमूर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे ये सब देखने से समझ में आता है। सबसे उत्तर में तो पूछा जाएगा बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला गया। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, ठीक है। तो इस चीज को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो लिख लीजिए, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला गया, पूर्वी जिला किशनगंज और पश्चिमी जिला कैमूर, ठीक है। उसके बाद में पूछेंगे बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? सर्वाधिक वर्षा तो लिखिएगा बिहार में, बिहार का तो आप लिखिए रहे हैं, लिख दीजिएगा सर्वाधिक वर्षा जो होता है, सर्वाधिक वर्षा तो ये होता है किशनगंज में। कहाँ होता है? किशनगंज, ठीक है। और सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा जो होता है कि नहीं, तो ये होता है औरंगाबाद में। कहाँ होता है? औरंगाबाद। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज, कम वर्षा औरंगाबाद, ठीक है। अब आप देखिए नॉर्मल हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा, क्योंकि ज्यादा टाइम लेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ई तो आप देखिए लिए कि हाँ, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलिए भाई देखिए, तो हम जब बोले हैं आपको कि नेपाल का सीमा कितना जिला से था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यूपी का लिखवाए हैं ना 8 जिला से, तो देखिए पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है। उसके बाद में भोजपुर, बक्सर, उसके बाद में आपका आ जाता है नकरी कैमूर, ठीक है। और फिर रोहतास। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होगा कि नहीं? जब पूछेंगे झारखंड का तो देखिए रोहतास से औरंगाबाद से 2 गो, गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6, भागलपुर 7, कटिहार 8। तो कै गो से लगता है इसका? यहाँ तक झारखंड पूरा जाता है, 8 गो से लगता है। और पश्चिम बंगाल का मात्र 3 गो से, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। तो ये हम लिखवाए हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप मैप में देख करके क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आशा है कि मतलब कि इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था उसको हम कर लिए। अब आगे आइए स्लाइड पे और फास्ट थोड़ा देखना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा हमको फास्ट बोल दीजिएगा। उत्तर में कौथी है? नेपाल है। दक्षिण में कथी है? झारखंड। यानी पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बताइए पश्चिम बंगाल का सीमा कितना जिला से टच करता है? कै गो से? 3 गो, ठीक है। झारखंड का कै गो से करता है? 8 गो से। यूपी का कै गो से? 8 गो से। अभी ना लिखवाए हैं। नेपाल का कै गो से? 7 गो से, ठीक है। उसके बाद में आपको बताना है सबसे उत्तरी जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पूर्वी किशनगंज, सबसे पश्चिमी अभी देख रहे हैं कैमूर, इसमें दिख रहा है ना स्पष्ट, ठीक है। ये है, तो इससे सबसे पश्चिम में कौन पड़ता है? कैमूर पड़ता है। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी लिंगानुपात वगैरह जो नॉर्मल है उसको ध्यान रखना है। देखिए सबसे हाई, देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यानी है आपका पूर्णिया, उसके बाद में कटिहार, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है। उसके बाद में भोजपुर, बक्सर, समझे। बाद में कथी? कैमूर और रोहतास, ठीक है। तो ये सब चीज को नॉर्मल मतलब मैप को थोड़ा आप रीड करिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला स्लाइड पे आइए। यहाँ देखिए हम आपको 8 गो प्रमंडल लिखवाए थे, याद करिए, लिखवाए थे 8 गो प्रमंडल, भले सॉरी 9 गो प्रमंडल लिखवाए थे, 9 गो लिखवाए थे ना प्रमंडल। तो वही चीज देखिए यहाँ पे क्या गो प्रमंडल है? 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 8 और 9 गो प्रमंडल है ना। 9 का आपको नाम याद रखना है। हम पूछेंगे आप किस प्रमंडल में आते हैं, ठीक है। अब गांव के एक लड़का लिखा था, हम पढ़ा रहे थे क्लास में, तब फोन आया कि मतलब कि फोन किया कि मतलब हम लोग कौना प्रमंडल में रहते हैं। एक आदमी तब पूछ दिया है हमसे, नहीं तो हम कहे कि तिरहुत प्रमंडल में हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब लड़का इंटर मतलब पास कर गया, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, उसको प्रमंडल पता नहीं था। समझ रहे हैं बात? आपको पता था? बताइए, नाम हंसवा देते कहीं भी। तो देखिए यहाँ पे प्रमंडल टोटल कै गो है? 9 गो। 9 का नाम याद रखिए, पटना, तिरहुत, सारण। कौन कौन? पटना, तिरहुत, सारण।
दरभंगा, कोसी, ठीक है, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध, ठीक है। तो नौ याद रखना है नाम, ठीक है। अब आप देखिए भाई, देखिए ये है तिरहुत प्रमंडल, तो इसमें कौन कौन जिला आता है? तो पश्चिमी चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण आता है, सीतामढ़ी, शिवघर, ठीक है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो आप जब पूर्वी चंपारण में हैं तो आप कावना प्रमंडल के अंतर्गत आएंगे, तिरहुत। तो ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवघर, सीतामढ़ी, जिला वाला जितना भी होगा कावना प्रमंडल के अंतर्गत आएगा, तिरहुत के, ठीक है। अब देखिए सारण प्रमंडल के अंतर्गत, तो गोपालगंज, सिवान, सारण, तीन। कितना आसान है। यहाँ देखिए भागलपुर के अंतर्गत दुइये को याद करना है, भागलपुर और बांका। कौन कौन? भागलपुर और बांका। जब भी पूछेंगे कि पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत, तो देखिए किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, आएगो अररिया, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे कोसी प्रमंडल के अंतर्गत, तो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ठीक है। फिर पूछेंगे दरभंगा के, तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। मुंगेर के अंतर्गत तो बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। तो यहाँ देखिए कै गो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो आ रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पटना के अंतर्गत, तो कैमूर, रोहतास, कावना के अंतर्गत आता है पटना, फिर बक्सर, फिर भोजपुर, ठीक है। और उसके बाद में फिर कौन? पटना, ठीक है, और फिर नालंदा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जिला कावना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो एक होता पटना हो गया, एक हो गया मुंगेर, दोनों के अंतर्गत क्या क्या आता है? 6 गो। इसके अंतर्गत देखिए मगध के अंतर्गत 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो और 5 गो, ठीक है। और इसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि तिरहुत, ओकरा बाद में पटना और ओकरा बाद मुंगेर, इस 3 गो के अंतर्गत कै कै गो जिला आता है? तो तिरहुत, पटना, मुंगेर के अंतर्गत कै गो जिला? 6 गो। सबसे कम जिला कावना प्रमंडल के अंतर्गत आता है भागलपुर के अंतर्गत, 2 गो, भागलपुर और बांका। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, समझे? ठीक है। प्रमंडल 9 गो, नाम याद रखना है। और कम से कम अपना प्रमंडल में कै गो जिला है तो ध्यान रख सकते हैं ना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आइए, आगे देखिए। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, क्या 6 गो, 6। अब आगे देखिए, पूछा जाएगा कि बिहार का राजकीय अगर चिन्ह पूछा जा रहा है, चिन्ह, तो आप कहिएगा बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह जब पूछा जाए तो कभी कहना है? बोधि वृक्ष। लेकिन अगर राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो कहना है पीपल, समझे? तो बोधि वृक्ष और पीपल के वृक्ष में कंफ्यूज नहीं होना है। जब चिन्ह पूछे तो बोधि वृक्ष, और सीधे अगर राजकीय वृक्ष पूछे तो कभी कहना है? पीपल। बताइए राजकीय फल कथी है? राजकीय फल आम है। राजकीय मछली मांगूर। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय खेल कबड्डी। हाँ, बिहार का, सब बिहार का है, राजकीय बोल नहीं रहे हैं। और राजकीय पशु क्या है? गौर यानी बैल। कौन है? बैल है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अगर पूछा जाए, एक चीज इसमें छूटा हुआ है, पूछा जाए राजकीय पुष्प क्या है इसके अलावा में, ठीक है। राजकीय लिखिए, ठीक है, सुनिए सुनिए, लिख लीजिएगा बिहार का राजकीय, और सीधे लिखिए लिखा वृक्ष, और सामने दे दीजिए तीर दे के लिख दीजिए पीपल। मछली तीर दे के लिख दीजिए मांगूर, ठीक है। फल आम, पक्षी गौरैया, खेल कबड्डी, यहाँ पे बैल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में राजकीय अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पुष्प, ठीक है, राजकीय पुष्प पूछा जाए तो याद रखिएगा गेंदा। क्या है? गेंदा। हाँ, गेंदा का फूल है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना मतलब की जानकारी इसके लिए सफिशियंट है। उसके बाद में अगला हम स्लाइड लेते हैं, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर जा रहा है ना? हाँ, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड लेते हैं। आप आइए अब बिहार की नदियां के बारे में, ठीक है। बिहार के आप देखिएगा, आप किसके बारे में? नदियों के बारे में। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए बिहार की नदियों के बारे में देखिए। तो ज्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं, फास्ट देखते हैं। देखिए बिहार के बीचों बीच से ये जो नदी गुजर रही है, ये कौन नदी है? हाँ, ये है गंगा, ठीक है। अब हम पूछेंगे
कि गंगा नदी जो बीचों बीच से गुजरती है तो कितना दूर बिहार में तय करती है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 445 किलोमीटर। कितना दूर? 445 किलोमीटर ही बिहार में बहती है, ठीक है, गंगा नदी, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए, देखिए तो जितना ऊपर से आ रहा है ना उसको कहेंगे बाएं से। देखिए कौन लड़का अगर हे लखा सूतल है तो हेने कौन हाथ होगा ओकर? बायां हाथ। हेने कौन हाथ होगा? दाहिना हाथ होगा नु। तो मान लीजिए कि गंगा हेने से होने जा रही है तो ये बायां हाथ होगा, यानी बाएं से आने वाली नदियां। दायां हाथ होगा यानी इन्हें से जो जाए तो दाहिने से जाने वाली नदियां, ठीक है। अगर कहे कि उत्तर से, तो ऊपर उत्तर होता है ना मैप में, तो उत्तर से आने वाली नदियां, नीचे दक्षिण से आने वाली नदियां। तो जब भी आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर से आने वाली नदियां नहीं है, तो खोजना है दक्षिण से जवन एक ऑप्शन में बैठा है वही आंसर होगा, ठीक है। तो इतना दिमाग में रहे कि ऊपर से जो आ रहा है उत्तर से आने वाली, चाहे बाएं से आने वाली, नीचे से जो जा रहा है वो दक्षिण से जाने वाली या दाएं से जाने वाली, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपसे हम अगर पूछें कि दक्षिण से उत्तर जाने वाली नदियों का नाम बताएं तो आप कथी बताइएगा? दक्षिण से उत्तर जाने वाली, हाँ तो बताइए दक्षिण से मतलब नीचे से ऊपर, तब ही ना दक्षिण से ऊपर उत्तर, ठीक है। अब हम पूछे कि उत्तर से दक्षिण, तो कथी ऊपर से नीचे का बात हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसकी जो सहायक नदी है ध्यान रखिएगा, बाएं से मिलने वाली सहायक नदी, ठीक है। पूछा जाए कि गंगा मतलब एक्चुअली में इंटर कहाँ कर रही है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि चौसा के पास। कहाँ? चौसा। चौसा के पास जो है, चौसा के पास ही क्या करती है गंगा, मिल जाती है बिहार में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए बाएं से आने वाली सहायक नदियां, तो याद रखिए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। पूछा जाए कि बिहार के सबसे पूरब में बहने वाली नदी कौन है, हाँ तो सबसे पूरब में, ठीक है, ध्यान रखिएगा महानंदा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पूछा जाए कि बाएं से आने वाली सहायक नदियों में सबसे बड़ा कौन है, तो याद रखिएगा बूढ़ी गंडक, जो आपका बगल से बह के जाती है ना, तो ये बूढ़ी गंडक है, सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ से नेपाल से शुरू हो रही है और यहाँ से देखिए इसे बहते हुए जाके यहाँ मिल रही है, दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे आके ही मिल रही है एक्चुअली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। इसका मतलब कि शुरुआत पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात, क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बेसिक जानकारी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में दक्षिण से जो जाने वाली नदियां, तो ये देखिए कर्मनाशा, ठीक है, कौन नदी है? कर्मनाशा, ठीक है। उसके बाद में कौन नदी है? सोन, ठीक है। सोन के बाद में कौन नदी? पुनपुन, फिर फाल्गु, क्यूल और अजय। तो जब भी पूछे उत्तर से आने वाली सहायक नदियां, तो लिख लीजिए नाम, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। दक्षिण से जाने वाली तक कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय, ठीक है। तो बाकी है तो ये सब, और दक्षिण से ये सब, ठीक है। बाएं से भी हो तो वही सब, दाएं से हो तो ये सब, ठीक है। हाँ तो गंगा के बिहार के उत्तर में बहने वाली नदियां, बिहार के दक्षिण में, ठीक है, तो ऐसे करके, ठीक है। तो आप इसको मतलब कि देख करके वीडियो से लिख लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए आप थोड़ा हम तेज खींचते हैं, समझे? आप लोग मतलब कि उसको घर पे लिखते रहिएगा। पूछे जाए, देखिए यहाँ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बाय डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, मतलब बिहार में आपका ज्यादा बोले जाने वाला भाषा कौन है? तो देखिए आपको पता है कि हिंदी है, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, सूरजपुरी भी है, सुरजापुरी, ठीक है, और उर्दू। तो ये जो है कै गो टोटल भाषा है? 6 गो, ठीक है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपना एरिया देख लीजिए कि हई जो पूरा सेक्टर है ना, ये वाला पूरा सेक्टर, यहाँ पे कथी बोला जा रहा है? भोजपुरी। तो यानी कि हम लोग चंपारण में है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कथी बोलते हैं? भोजपुरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में हई वाला जो एरिया है सीतामढ़ी, शिवघर की नहीं, तो ये सब जो एरिया है यानी करीब मुजफ्फरपुर में भी बोला जाता है कि नहीं, वैशाली वगैरह में, तो ये सब जो है पूरा एरिया है, ये कथी बोला जा रहा है बताइए? तो ये सब हिंदी बोला जा रहा है, ठीक है। हई वाला एरिया है, ई वाला अपने का खाना खा ले ली छी, ये लेकिन बोलता है लोग कि नहीं, मैथिली वाला जो लोग बोलता है कि नहीं, तो कैसे हम ठीक छी, अपने ठीक छी कि ना, तो ऐसे लोग बोलता है उसमें मैथिली में। तो ये है आपका मैथिली, ये वाला एरिया पूरा क्या है?
मैथिली बोला जाता है। अब देखिए किशनगंज में और कटिहार में ये दो जगह क्या सुरजापुरी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। तो अररिया में मेन क्या बोला जाता है, उर्दू। तो ये ध्यान रखिएगा। और जितना लड़का लड़का है यानी पूछा जाए कि पटना वटना वाला जो भी एरिया है इस सब में नालंदा उलंदा यानी कि कथी बोला जाता है, तो मगही, ठीक है। तो ये 6 गो मगही, तो ये 6 गो को ध्यान रखिएगा, नामो याद रखिएगा, हई सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खाली यही नाम रखिएगा कि इतना भाषा बोला जाता है, जिसमें आपको हिंदी भोजपुरी मगही पता है, मैथिली और उर्दू पता है, सुरजापुरी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला स्लाइड आइए। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, अब इसको ध्यान देना है, अब इसमें ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाला चीज है, थोड़ा इन्ने उन्ने में पढ़िएगा, दिमाग से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए हम पूछेंगे बिहार को एक्चुअली में मतलब मिट्टी के आधार पे अगर देखें तो 3 सेक्टर में बांट के पढ़ा जाता है, ठीक है। भाई जो पूरा बिहार है ना, बिहार भाई मान लो पूरा बिहार है तो बिहार को बीच से बांट दिए, ठीक है। ऊपर वाला है उत्तर बिहार का मैदान, नीचे वाला दक्षिण बिहार का मैदान, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला है दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टी, भाई जो सबसे नीचे वाला एरिया इसमें भी है, इकती है दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टी, ठीक है। बताओ बिहार को हम बांटते हैं तो सबसे नीचे वाला एरिया कथी कहलाएगा मिट्टी के आधार पे। तो जब बोला जा रहा है तो समझो ना, बात करने में लगा है बकलोल। जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो पूरा बिहार है, बीचे बीचे गंगा नदी बहती है, अभी बताए हैं, तो ऊपर वाला जो होगा उत्तर मैदानी, ठीक है, कथी होगा उत्तर का मैदान की मिट्टी, नीचे वाला दक्षिण मैदान की मिट्टी, ठीक है। और सबसे जो है नीचे वाला हई वाला एरिया है एकदम, तो कथी होगा सीमांत पठार की मिट्टी, ठीक है। तो दक्षिण में तो दक्षिण न लगेगा, तो दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टी। तो 3 सेक्टर में यानी हई वाला पूरा एरिया को आप एक बोल सकते हैं, हई वाला पूरा एरिया क्या बोल सकते हैं 2, और हई दोनों को मिला करके एरिया क्या बोल सकते हैं 3। तो पहले वाला एरिया में आपको देखना पर्वत पादीय अवशिष्ट मिट्टी, तो हई जो है पर्वत वाला एरिया है, कथी है पर्वत वाला एरिया। तो पर्वत पर ये बताइए कि खेती उती अच्छा से हो पाएगा, नहीं ना होगा। तो अवशिष्ट मतलब होता है बेकार, समझ रहे हैं, अवशिष्ट पदार्थ मतलब बेकार पदार्थ, समझ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पर्वत पादीय या अवशिष्ट मिट्टी इसको कहते हैं, पर्वत है तो पर्वत पादीय या अवशिष्ट मिट्टी। दूसरा है तराई मिट्टी, तो जहां भी गीला गीला होता है ना पूरा एकदम पाक पाक टाइप का दलदल टाइप का, ठीक है। तो आपको पता है कि सब नदियां है नहीं से आ रही थी, आ रही थी, तो जब आ रही थी बिहार में एंट्री करेगी तो जहां एंट्री करेगी पूरा गीला गीला होगा, समझे। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है तराई मिट्टी, कथी बोला जाता है तराई मिट्टी। तो हम पूछे यहाँ कथी होगा, तो कहना पर्वत पादीय, ओकरा बाद भाई पूरा एकदम एकदम किनारे पर कथी होगा नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे, तो तराई मिट्टी। आप देखिए हई जो है हई, तो ये है नवीन जलोढ़ मिट्टी, हई है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी और ये कौन नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानका जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है बांगर, कथी बोला जाता है बांगर, कि ना। अब नयका लड़का से अपना आप के होशियार समझता है कि नहीं। मैसेज पर एगो वीडियो वायरल नहीं हुआ था कि मम्मी उसकी मतलब कि बोल रही थी, कह रहा था तो उसकी मम्मी नहीं कर रही इंग्लिश में कुछ बोल रही थी, ऐसे करके एक मेमेज करके वायरल हुआ था, ठीक है। तो लड़का से क्या करता है कि व्हाट्सएप चलाते रहेगा ना, कह देगा गार्जियन के चाहे मोबाइल में चला रहा है मैसेज उसे कर रहा है, कमेंट कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं कि नहीं। गार्जियन पढ़ा लिखल नहीं है, नहीं जानता है मोबाइल के बारे में, तो गार्जियन को मूर्ख बना देता है सब, यानी गार्जियन को समझ लेता है सब बागड़, अपना आप को समझ लेता है कथी खादर, समझे। मतलब गार्जियन को बागड़ समझता है, जो एक्चुअली में नयका लड़का कथी होता है खादर होता है, खादर गोबर के समान होता है, यानी गोबर अपना दिमाग में भरते जाता है, पढ़ाई नहीं करेगा तो कथी भराएगा गोबर भराएगा कि नहीं। तो खादर गोबर होता है, बाद में रद्दी के भाव में मतलब कि कहीं पटा दिया जाता है, समझे। तो वही बात है कि जब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कथी कहेंगे बांगर, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को कथी कहेंगे खादर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर पर्वत पादीय, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर। अब आइए दक्षिण बिहार की पठारी मिट्टी में, तो गंगा की कगारी, गंगा के एकदम किनारे है तो गंगा की कगारी मिट्टी, ठीक है। गंगा नदी इनमें से न बह रही थी, किनारे है तो गंगा की कगारी मिट्टी। उसके नीचे जो है यह टाल क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है टाल क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा पर्वत पादीय, तराई, बांगर, खादर, उसके बाद में गंगा की कगारी और टाल मिट्टी, ठीक है। उसके बाद देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी के
दक्षिण भाग में कहा जाता है करैल या कवाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी? करेल मिट्टी या कौन सा मिट्टी? कैवाल मिट्टी। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उसको क्या कहा जाता है, करेल मिट्टी कहा जाता है या कैवाल मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा मतलब कि बात कर लीजिए, कौन आ रहा है बोल दीजिए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे, अगर हम बोले कि यहाँ पे ई जो मिट्टी है, ई वाला मिट्टी, तो ये कौन मिट्टी है? तो कौन मिट्टी है? देखिए बलथर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलथर मिट्टी। और दक्षिण सीमांत के पठार मिट्टी में दो प्रकार का मिट्टी है। ठीक है, तो हई है लाल बलुई और ई वाला मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। तो ये लाल बलुई मिट्टी और ये कौन मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी। तो ध्यान रहेगा, हई लाल बलुई मिट्टी और ये वाला लाल पीली मिट्टी। तो इस चीज को मतलब कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, लेक्चर आप देखिएगा और इस हिसाब से क्या करिए, ध्यान दीजिए। के बाद में अब देखिए, देखिए बिहार में मात्र एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बिहार में अगर हम पूछा जाए तो मात्र एक टाइगर रिजर्व है अभी के टाइम में पूरा बिहार में। ठीक है, और उसका नाम क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या है? देखिए, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। पूछा जाए कि किस जिला में है, तो आप याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में। कौन जिला में? पश्चिमी चंपारण में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए बाकी कहीं नहीं है। और दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है, करंट अफेयर का न्यूज अभी बना नहीं है लेकिन बनने वाला है, तो हम बता दे रहे हैं, याद रखिए। कहाँ? तो कैमूर में। कहाँ? कैमूर में। पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कौना जिला में? पश्चिमी चंपारण में। अब देखो ये गो है, तो ये मत सोचना बिहार में ये गो है, बियाह करने के बाद में पहले इन्हें जाएंगे घूमने। लोल सब यहाँ भूल के मत जाना, लास्ट में जाना, समझे? क्या टाइगर रिजर्व है। बाघ कथी लिख रहा है? सावधान मैं सड़क पर आ रहा हूं। ठीक है, और जब भी जाना सब तो सिक्योरिटी में पूरा। ठीक है, वन विभाग से बात उत करके तब। न तो ये लिखा एकदम चले चलो ना, हंसते खेलते उड़नियाते जा रहे हैं, काना पर हाथ धैले हैं, दांत हाथ निकलने जा रहे हैं, एकदम पता चला कि आया, एकदम एंट्री मारा, लपका, दोनों आदमी साथ ही खत्म। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा टाइगर रिजर्व में, क्योंकि इसमें बाघ खुला ना होता है, इसमें बाघ खुला होता है टाइगर रिजर्व में, कोई उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। आप हमें पिंजरा में रहिएगा, आप गाड़ी में जाइएगा ना तो आप अंदर से ऐसे ही से देखिएगा, उस साइड से पूरा एकदम, समझ रहा है? तो ये चीज होता है। ठीक है, हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सावधान मैं सड़क पर आ रहा हूं, तो यहाँ पे एकदम पूरा सेफ्टी में जाना है, अगर घूमने भी जाना है तब। ठीक है, और पहला जगह इसको चॉइस नहीं करना सब। ठीक है, उसके बाद में ध्यान दीजिए, शिक्षा के लिए दो जगह प्रसिद्ध है। तो यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका निर्माण कौन करवाया था? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। और पूछेंगे कि कहाँ है, तो आप याद रखिएगा ये बिहार के भागलपुर जिला में है। कौन जिला में है? भागलपुर में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है पूछेंगे, तो कथी बताइए, कौन जिला में? भागलपुर। और कौन निर्माण करवाया था? धर्मपाल। ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय, पूछेंगे कि कौना जिला में है, तो याद रखिएगा नालंदा में। ठीक है, कौना जिला में है? नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, और ये दोनों शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऐसे नाम आता है कुमार गुप्त का। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माणकर्ता के रूप में किसका नाम आता है? कुमार गुप्त का। ठीक है, इससे संबंधित दो आदमी का नाम ध्यान रखिएगा। एक हर्षवर्धन के दरबार में आया था, उसका नाम था वेन सॉन्ग। ठीक है, वेन सॉन्ग। ठीक, नाम थोड़ा गलत लिखा गया। और उसके बाद में एक नाम याद रखिएगा, फाहियान। ठीक है, तो वेन सॉन्ग जो था ये था, आया था आपका हर्षवर्धन के दरबार में। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के। और फाहियान जो आया था ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त दू, जिसको कहा जाता था विक्रमादित्य। कथी कहा जाता था? विक्रमादित्य। तो इस चीज को क्या करिएगा, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम अगला लेते हैं स्लाइड, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इस सबको थोड़ा खींचना तेज जरूरी है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो है ये है आपका बौद्ध स्तूप। क्या है? बौद्ध स्तूप। ठीक है, ये है इसका गेट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस जो इसका किनारे का है इसको कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। कथी कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ। बौद्ध स्तूप पूछेंगे कौना धर्म से संबंधित है, तो कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से। इसका निर्माण किसने करवाया था? सर्वप्रथम गौतम बुद्ध करवाए थे। कौन करवाया था? गौतम बुद्ध। ठीक है, और इसका विस्तार किसके समय में हुआ? ठीक है, तो निर्माण हम पूछे तो ध्यान रखिएगा
निर्माण जो करवाए थे गौतम बुद्ध, पहले गौतम बुद्ध के समय में निर्माण हुआ, ठीक है। और विस्तार जो हुआ था सबसे ज्यादा, ये हुआ अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक के समय में, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में आप ये ध्यान रखिए कि जहां भी बना हो समझिए वहां गौतम बुद्ध के या तक कुछ हो, समझे। बाल से लेकर के हड्डी से लेके राख हो, कुछ भी होगा, एगो डिब्बा में बंद रहता है। लोग कहता है बाप रे बाप केसरिया बौद्ध स्तूप, अंदर खजाना है कि नहीं? खजाना उजाना कुछ नहीं है। जहां भी बौद्ध स्तूप बना है, या तक गौतम बुद्ध चाहे उनका किसी भी प्रिय शिष्य का, आनंद उपाली और भी बहुत सारे प्रिय शिष्य थे, आम्रपाली, आम्रपाली भोजपुरी वाला नहीं समझ लेना सब, आम्रपाली उस समय में थी एक, तो वो मतलब कि उसका, आम्रपाली का आप ऐसे सुने होंगे कि उसका प्रेम प्रसंग था अजात शत्रु के साथ, ठीक है। तो वो आम्रपाली बाद में गौतम बुद्ध की शिष्या बन गई थी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि उनके जो भी शिष्य थे उनका मृत शरीर का हड्डी चाहे कुछ भी सामान एक बक्सा में बंद करके नीचे रख दिया जाता था, और उसी के ऊपर बौद्ध स्तूप बना है, कहीं भी बना है उस सामान रखा गया उसी के ऊपर बना है, समझे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये जो है, ये है अशोक स्तंभ, कथी है? अशोक स्तंभ। और इसका निर्माण कौन करवाया है? नामे में आपको दिख रहा है कि नहीं? अशोक करवाया, ठीक है, स्तंभ है। इस ध्यान रखिएगा, इस पे शेर वगैरह का, बैल वगैरह का चित्र होता है, ठीक है। सबसे ऊपर जो शेर है, पूछा जाए कै गो शेर होता है? 1 2 3 गो आपको दिख रहा है, लेकिन एक पीछे भी होता है, तो कितना शेर होता है टोटल? 4 शेर होता है, ठीक है। ये एकदम सीधा है, और ये उल्टा कमल का चित्र है। कथी का चित्र है? उल्टा कमल का। एक ऊपर थोड़ा एक चौकी का चित्र होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उल्टा कमल पूरा एकदम लंबा, एकदम ये नहीं कि इसका ऊंचाई हैसे नहीं होता, एकदम सीधे होता है, ठीक है। चिमनी का बोमा हैसे ना होता है, और ये एकदम सीधे खड़ा होता है। तो यह अशोक स्तंभ, अशोक इस पर भी मतलब बहुत कुछ लिख के अपना संदेश देता था। शिलालेख, ठीक है, स्तंभ लेख, सबका निर्माण किसके समय में हुआ था? तो अशोक के समय में ज्यादा हुआ था। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये सब नॉर्मल है, नाम से खाली बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। यह है आपका सूर्य मंदिर, कथी है? सूर्य मंदिर। और पूछेंगे कि सूर्य मंदिर बिहार में कहाँ है? तो सूर्य मंदिर है औरंगाबाद जिला में। अभी लिखवाए हैं सबसे कम वर्षा कौना जिला में होता है? सबसे कम वर्षा इनमें होता है औरंगाबाद में, सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में। तो सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद। यह है शेरशाह सूरी का मकबरा। केकर मकबरा है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी आपका 1539 ईस्वी याद रखिए, और 1540 ईस्वी। चौसा के युद्ध में किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। और उसके बाद में कनौज बिलग्राम के युद्ध में भी किसको हराया? हुमायूं को हराया, ठीक है। और शासक बन गया था, दिल्ली का शासक बना, राजधानी पटना को बनाया था शेरशाह सूरी। इसका जो मकबरा है, ये रोहतास जिला के, कौना जिला? रोहतास जिला के सासाराम में। कहाँ? सासाराम, ठीक है। तो इसका कथी हम लिखवाए? मकाबरा, ठीक है, मकाबरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शेरशाह सूरी का मकाबरा कहाँ है? इसका मकाबरा कहाँ है पूछा जाए तो रोहतास जिला के कहाँ? सासाराम में, ध्यान रखिएगा। अब चारों तरफ से पानी है, ठीक है, और ये बीच में ही रास्ता है जाने का। चारों तरफ से पानी है, बीच में रास्ता है जाने का। तो कभी अगर आप रोहतास जिला में जाए तो यहाँ घूम सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे आइए फास्ट, यहाँ पे देखिए, बिहार में पहले एक स्टेडियम था जिसका नाम था मोइनुल हक। मोइनुल हक, हक, ठीक है। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ था? पटना में। कहाँ था? पटना में, क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। लेकिन अभी एगो स्टेडियम बना है, ये है राजगीर में। कहाँ है? राजगीर, यानी कौन जिला? नालंदा। कौन जिला? नालंदा, ध्यान रखिएगा। तो राजगीर में एगो स्टेडियम बना है, ठीक है। मतलब कि बिहार का सबसे बड़ा ये स्टेडियम बना है। और अभी हॉकी वाला, एशियाई हॉकी जो कप जो हुआ हॉकी वाला मैच, तो ये हुआ है, बिहार उसको जीत लिया है, भले भारत जीत लिया है। कौन जीता है? भारत। पूरा भीड़ लगल था क्योंकि महिला का मैच था, ठीक है, हॉकी वाला। तो उसको अभी भारत जीत लिया है। तो यहीं पर हुआ है, फर्स्ट बार हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, राजगीर स्टेडियम अभी बना है कहाँ पर? बिहार में। बिहार के कौन जिला में? नालंदा में। तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला ये चट्टान के बारे में तो थोड़ा देख लीजिए। पूछेंगे कि बिहार में कै प्रकार के चट्टान है, तो आप ध्यान रखिएगा 4 गो, ठीक है। कै प्रकार के? 4 गो। तो सबसे ऊपर कथी है? टर्सियरी, ठीक है, उसका ऊपर थोड़ा क्वाटनरी। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है? तो ज्यादा मात्रा में कौन है? हाँ, तो ज्यादा जब पूछेंगे तो कथी कहना है? क्वाटनरी। तो ध्यान रखिए, ऊपर टर्सियरी, ओकरा बाद में पूरा क्वाटनरी। और हाई जो है कथी है? बिंद चट्टान, ठीक है। और ये नीचे वाला पूरा कथी है? ढड़वाड़। कै गो चट्टान है? 4। बिंद, भले टर्सियरी, क्वाटनरी, बिंद और ढड़वाड़, ठीक है।
पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मात्रा में, तो क्वाटनरी। ठीक, सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरान कौन चट्टान है? हाँ, तो प्राचीनतम जब पूछे, सबसे पुरान तो बिंद। ठीक है, एक में बिंद, दो में धारवाड़, तीन में क्वाटनरी, चार में टर्शियरी। ठीक है, ये क्रम है इसका, समझे? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पुरान है बिंद और सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है? क्वाटनरी। चारों नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, बिहार के खनिज संसाधन। बिहार में कौन कौन खनिज पाया जाता है? तो देखिए, अंग्रेज जो आया था ना, उसमें सोरा के लिए मेन आया था। कोई आपके घरे आता है ना, कौन ना कौन मतलब कामे से, कोई आपको फोन करेगा ना, कौन कौन कामे से फोन करेगा, बिना काम के फोन नहीं करता है लोग, समझे? इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसी का फोन अगर नहीं आया और साल भर बाद फोन आ रहा है, जानिए कि जरूर कौन ना कौन काम है। तो अंग्रेज जब यहाँ एंट्री मारा, तो उसको सबसे ज्यादा सोरा दिख रहा था। तो देखिए, बिहार को जब दो भाग में आप बांटिएगा, तो ऊपर उत्तर होगा, नीचे कथी होगा? दक्षिण। तो सीधे समझिए कि उत्तरी जो बिहार है ना, ये कथीला फेमस है? सोरा के लिए। तो यानी कि सारण, चंपारण, बेगूसराय, सब उत्तरी बिहार कथी के लिए फेमस है? सोरा के लिए। तो सीधे ध्यान रखिए, नाम नहीं याद रखिएगा, उत्तर बिहार पूरा सोरा। ठीक है, दक्षिण बिहार में कैमूर और रोहतास जो है, कैमूर रोहतास, ये ध्यान रखिएगा। कैमूर रोहतास, चूना पत्थर, पाइराइट, ये दो को नाम तो एकदम ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर, पाइराइट, डोलामाइट, गंधक। तो ऐसे याद रखिएगा, चूना पत्थर पाइराइट के लिए कौन प्रसिद्ध है? कैमूर और रोहतास। ठीक है, उसके बाद में कोयला के लिए कौन प्रसिद्ध है? औरंगाबाद। अभ्रक, अभ्रक, तो अभ्रक के लिए कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ऐसे देखिए, नौ मतलब नाया, दा यानी दामाद, याद रख लीजिएगा। नया नया ब्याह हुआ, ठीक है, अब दामाद जी को कह दिया है कि ठीक है, आपको मिलेगा गाड़ी का, ब्याह हुआ हो गया, ब्याह होने के बाद में कौन देता है गाड़ी? देता है साहब? तो नहीं देता है कि नहीं? अब तो ये हुआ कि देखिए, नौ यानी नयका जो दामाद है वो भड़क गया, अभड़क, भड़क गया। ठीक है, तो इसे याद रख लिया, नौ यानी नया, दा नवादा, यानी नया दामाद कभी हुआ? भड़क गया। ठीक है, भड़क गया मतलब खिसिया गया, समझ रहा है सब? तो याद रखिएगा कि नवादा अभड़क में कथी है? भले नवादा और गया में कथी है? अभड़क। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम पूछे, चीनी मिट्टी या सीसा, ये सब कहाँ है? भागलपुर में। देख लो, सोना वोना का तो कहाँ? जमुई। कहाँ? जमुई। यहाँ ओरिजिनल सोना मिलता है, यहाँ नकली सोना मिलता है। सबसे ज्यादा नकली सोना पूरा भारत में बिहार में मिलता है। तो सोना कभी खरीदना तो संभल के, समझ रहे हैं? तो जमुई में ओरिजिनल मिलता है, एने का कथी मिलता है? नकली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओकरा बाद में आपका चीनी मिट्टी, बॉक्साइड, क्वार्ट्ज, ये सब कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? मुंगेर में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे आइए, आगे आइए, देखिए, बिहार को हर चीज नॉर्मल आप याद कर लीजिएगा, बाकी इस सब में कुछ नहीं है जान परान। ठीक है, ये सब कुछ नहीं देखना है। आप अभी देखें, पाइराइट कहाँ? रोहतास पढ़े हैं ना, तो इस सब में ध्यान नहीं दीजिएगा। बिहार को दो भाग में बांटते हैं, आप उधर भी पढ़े थे, उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान। ठीक है, और ये दक्षिण का पठारी भाग पढ़े नहीं थे? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो पर्वतीय भाग है ना, उत्तर का पर्वतीय भाग, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 932 किलोमीटर। तो ये को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओकरा बाद में देखिए, रामनगर दून, रामनगर दून, आप सीधा दून घाटी और सोमेश्वर पहाड़ी, तीनों का क्रम याद रख लीजिएगा। और इसमें ये याद रखना है आपको कि सोमेश्वर की चोटी का ऊंचाई कितना है? 874 मीटर। तो ये दोनों ऊंचाई को आप ध्यान रखिएगा, बेसिक। ठीक है, बाकी त्रिवेणी नहर, तेउर नहर, ये सब कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, त्रिवेणी नहर और तेउर नहर याद रखिएगा, कौन सा जिला में? पश्चिमी चंपारण में। अब आइए, लास्ट 2 स्लाइड है, उसके बाद खत्म। देखिए, वन जीव अभ्यारण्य में, तो आपको देखिए, अभी आप वाल्मीकि पढ़े हैं कहाँ? पश्चिम चंपारण पढ़े हैं ना, तो ये आप पढ़े हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिएगा, आपको नाम वाला कुछ ना याद करना है। कैमूर, कैमूर में है, नहीं याद करिए, नाम से मिला। बक्सर, बक्सर में याद करना है, नहीं। गया, गौतम बुद्ध, जानते हैं, नामे से रिलेटेड है, याद करना है, नहीं करिए। हाँ, संजय गांधी जैविक उद्यान, यहाँ घूमने जाता है सब खूब। ठीक है, पटना में जाइएगा तो पूरा पार्क में मतलब हमेशा क्या होता है? अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? कहाँ है? पटना में। ठीक है, ओकरा बाद देखिए, राजगीर तो आप बताइए दीजिएगा, राजगीर नालंदा, लेकिन पंत पूछ देंगे ना तो आप पलट जाइएगा, समझे? तो याद रखिएगा, पंत अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा में। तो देखिए, कभी ध्यान रखना है, संजय गांधी कहाँ? पटना। पंत अभ्यारण्य कहाँ? नालंदा। ठीक है, नागी और नकटी, ठीक है, तो ये कहाँ है? जमुई कि नहीं?
जब खांसी उसी सब जम जाता है कि नहीं, नाक को जम जाता है, नागी नकटी उकटी निकलता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, जमुई कदी नागी और नकटी। अरे याद करने का तरीका होता है, दांत छिहर रहा है सब। यहाँ देखो भीम बांध, ठीक है, तो भीम बांध तो याद कर लेना कहाँ है, मुंगेर में है, ठीक है। उसके बाद देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़े हैं ना भागलपुर में, तो विक्रमशिला यहाँ गांगे डल्फिन हो, पक्षी बिहार कुछो में विक्रमशिला लगे, कहाँ वहाँ, भागलपुर, ठीक है। गोगाबिल, गोगाबिल तो कटिहार, ठीक है, गोगाबिल कहाँ, कटिहार। हाँ, अब बेगूसराय जब पूछे तो ध्यान रखिएगा, कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है, बेगूसराय में। पूछे कि एशिया का, भारत नहीं, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन है, ठीक है, तो यह है एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील। एशिया का सबसे बड़ा कौन झील, गोखुर झील, गोखुर झील। जब पूछे तो कथी बताइएगा, बेगूसराय में। और सीधे पूछते कि गोखुर झील कहाँ है, देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील बेगूसराय में कांवर झील, और सीधे पूछते गोखुर झील कहाँ है, तो कहना है सहरसा। हाँ, सीधे अगर कह दे गोखुर झील कहाँ है तो कहिएगा, हाँ, तो सीधे गोखुर झील अगर पूछे, गोखुर झील, तो आप कह दीजिएगा सहरसा, सहरसा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें ओकरा बाद में सलीम अली जुबा सहनी अभयारण्य कहाँ है, वैशाली में। गौतम बुद्ध का लेटा हुआ सूता हुआ बहुत बड़ा प्रतिमा बना है, कहाँ पर, अभी वैशाली में। और उदयपुर, उदयपुर तो उदयपुर कहाँ है, पश्चिमी चंपारण। तो अलग अलग जो नाम है उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि टोटल स्लाइड जो है क्लास, ठीक है, तो समाप्त होता है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। क्लास को लाइक शेयर वगैरह आप लोग ये सब करिएगा, समझे, हाँ, कमेंट वगैरह भी कर देना है, ठीक है। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।